इवैल्यूएशन ऑफ द लेबर लेजिस्लेशन, ये पूरा चैप्टर आपको बताएगा कि जो लेबर लेजिस्लेशन उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देगा और साथ में बताएगा क्या जरूरत है कि हमें लेबर कोड की, क्या नया लेबर कोड आ गया है, नहीं ऐसा कोई बहुत ज्यादा नया लेबर कोड नहीं आया है, रादर यहाँ पे उन्होंने पूरे के पूरे जो भी लेबर कोड है उनको कैटेगराइज कर दिया है, 4 कैटेगरीज में इन्होंने यहाँ पे डिटेल में आपको वाइडर सेंस में बताया। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। जब भी कोई एक्ट कोई चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं तो उसके सबसे पहले हम रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है इस चैप्टर में, हम क्या पढ़ने वाले हैं, कोड ऑफ वेजेस, देन कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी, देन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन और फाइनली है हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। देखिए अगर आप सारे कोड को ध्यान देंगे तो 2019, 20, 2020, 2020 तो ये कोई नए एक्ट नहीं आए हैं, ये कोड है। देखिए कोड है, ये क्या है, कोड। तो ये जो कोड ऑलरेडी जो बहुत सारे एक्ट है उन सारे एक्ट का कंसोलिडेशन फॉर्म होता है कोड। चलिए तो ये पूरे एक्ट को कैसे कोड फॉर्म में उन्होंने कन्वर्ट किया है ये हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन क्वेश्चन दिखेगा, तो जितना भी इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है जो भी उन्होंने, देखो आपके मॉड्यूल में अगर मैं बात करूंगी तो ये 2 मोटे पैराग्राफ दे रखे हैं, चलिए इसे हम पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लेबर एम्प्लॉयमेंट लॉ की बात की जा रही है इंडिया की, तो उसका मतलब हमारा इंडस्ट्रियल लॉस है। देन ये एक तरीके से क्रूशियली सपोर्ट करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन। हम यहाँ पे जितने भी लेबर लॉस पढ़ने वाले हैं उसमें इकोनॉमिकली कैसे ग्रो करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है। ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसका, इस लेबर कोड का ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है, इंश्योर करना हेल्थ को, सेफ्टी को, वेलफेयर को प्रोटेक्ट करना, जो भी ऑपरेसिव कंडीशन है और एड्रेस है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को लेकर, ठीक है। रैशनली की बात करेंगे तो यहाँ रैशनली में क्या हो रखा है, इकोनॉमिकल वर्नेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि बार्गेनिंग पावर हमारे इंडिविजुअल वर्कर्स की बहुत कम होती जाती है। लॉ जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो फेयर सपोर्टिव वर्क एनवायरमेंट क्रिएट करे, इसीलिए ये कोड आया। देन स्कोप की बात करेंगे, स्कोप में क्या समझते हैं कि ये वेरियस एस्पेक्ट जैसे ये सोशल इंश्योरेंस, लेबर वेलफेयर स्कीम, अदर मेजरमेंट अपलिफ्ट वर्कर को हर तरीके से ऊपर बढ़ाएगा। देन रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ऑनगोइंग रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटिव सिस्टम्स वगैरह फ्लेक्सिबल है, ये सब देखेंगे। नेशनल कमीशन रिकमेंडेशन की बात करें तो जो सेकेंड नेशनल कमीशन लेबर, चलिए तो अब यहाँ पर देखते हैं। चलिए सेकेंड नेशनल कमीशन लेबर ने सजेस्ट किया था एग्जिस्टिंग जो लेबर लॉज है उनको 4 या 5 लेबर कोड्स में डिवाइड करो। तो यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो टोटल 4 कोड्स में डिवाइडेशन करते हैं। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, गवर्नमेंट इज द एक्टिवली वर्किंग ड्राफ्ट, उन्होंने पूरे लेबर कोड को एक्टिवली ड्राफ्ट किया है और इनके 4 बाइफर्केशन पढ़ाए हैं। ये जो 4 बाइफर्केशन है एक्चुअल में 4 बाइफर्केशन 4 कैटेगरीज वो यही है जो अभी हमने ऊपर हेडिंग में देखी। चलिए नेक्स्ट अगर हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पूरी हिस्ट्री दे रखी है कि कैसे हमें जरूरत पड़ी एंड क्या जरूरत पड़ी। सबसे पहले ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे नीड थी, बहुत ही जरूरत थी हमारे एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन को देखते हुए, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट अक्सर आता रहता था। लेबर मूवमेंट इम्पैक्ट की बात करेंगे तो फ्रॉम द 1920 सेंचुरीज हम ये देख रहे हैं कि भाई हमें सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को इंटीग्रेट करना है। फाइनली इंटरनेशनल लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाउंडेड की गई थी 1990 में, इंडिया हैज फाउंडिंग मेंबर, वन ऑफ देम था, एड्रेसिंग करता है लेबर ग्लोबल लेबर इश्यूज को थ्रू दी ट्रिपेट स्ट्रक्चर ऑफ द इन्वॉल्विंग गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने कहा कि भैया तीन लोगों की पेयरिंग होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट एक तरफ होना चाहिए, दूसरा वर्कर्स और फिर फाइनली लेते हैं हमारे एम्प्लॉयर्स। देन करंट सिनेरियो की बात करेंगे तो 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो गए लेकिन स्टिल 90% जो वर्कर है स्टिल उनके पास आज के डेट में सोशल सिक्योरिटी नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यहाँ पे हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग मतलब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज दोनों का बोलते हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करेंगे तो रिसेंटली कोडिफिकेशन जो भी आया है, जो हमने 4 कोड में डिवाइड किया है, उन्हें कैसे किया है, पूरे 29 लॉस को हमने 4 कोड में डिवाइड किया जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो पूरी लिस्ट दे रखी है और 4 कोड्स में कैसे डिवाइडेशन है वो दे रखा है। तो ये पूरी हिस्टोरिकल चीजें मैंने बस आपको बच्चा अच्छे प्रेजेंटेशन में पॉइंट वाइज बता दी, ये बस पैराग्राफ फॉर्म में बताया, देखिए ये वही सारी चीजें, ठीक है। चलिए क्या जरूरत है हमें न्यू लेजिस्लेशन लॉ लाने की, जरूरत क्या थी हमें, नीड ऑफ द ब्रिंग द न्यू लेजिस्लेशन, आ जाइए। तो सबसे पहला इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी, लेबर लॉ गवर्न बाय द बोथ पार्लियामेंट और स्टेट। लीगल अगर मैं लैंडस्केप बोलूंगी एग्जिस्टिंग तो 100 ऑफ स्टेट है जिसमें 40 फेडरल लॉज हैं। लेबर रिफॉर्म्स हिस्ट्री की बात करेंगे तो 1991 में इग्नोर किया गया था लेबर रिफॉर्म्स को। रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो 2002 का जो प्रपोजल है उसमें बोला कि 4 to 5 कोड में से डिवाइड करिए। इनिशिएटिव पोस्ट ऑफ जीएसटी की बात करेंगे तो मोमेंटम पोस्ट जीएसटी जब आया तो
इसमें हमेशा से जीएसटी में बोला गया था वन नेशन वन टैक्स, तो क्यों ना लेबर को भी लेके सोचा गया। प्रोग्रेसिव रिफॉर्म की बात करेंगे तो ये हमारा जो प्रोग्रेसिव स्टेज है उसकी है। लेजिस्लेशन प्रोसेस की बात करेंगे तो ड्राफ्ट कोड अपॉन ओपन फॉर दी पब्लिक, पब्लिक को बोला तुम भी अपने इनपुट्स दीजिए। देन फाइनली कैटेगराइज कर रखा है 2020 सितंबर के एनेक्टमेंट में, इन्होंने कहा कि भैया वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये 4 कोड है जो हम इस एंटायर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्यों नीड है ये हमने शॉर्ट में देख लिया। चलिए, तो ये 4 है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड, वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशन कोड, ये इन्होंने शॉर्ट में बताया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अब हेडिंग क्या है, लेबर लेजिस्लेशन का पर्पस क्या है। लेबर लेजिस्लेशन का पर्पस है ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट पर्पस में बताएं। देखो यहाँ पे आपकी जो बुक है, जैसे प्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो बस सीधा पॉइंटर्स दे दिए, हेडिंग्स नहीं बनाए। हेडिंग्स बनाते हैं, सबसे पहली हेडिंग क्या है, फैसिलिटी प्रोवाइड करता है प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा, प्रमोट करता है हार्मोनियस मतलब कि पीसफुल तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन। तीसरा क्या है, एंश्योर करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स। चलिए क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, लेबर लॉस इन इंडिया। इंडिया में इतने सारे लेबर लॉस हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये 3 नाम दे रखे हैं, देन वेजेस में ये देखो ये 4 नाम दे रखे हैं, कुछ तो आपने अपने सिलेबस में भी पढ़ा है। वर्किंग आवर्स, कंडीशन ऑफ सर्विस को लेके ये, तो ये सारे लेबर लॉस क्या है, एक्चुअल में होता क्या है कि जो लेबर से वो कंफ्यूज ना हो जाए, किस तरीके से कंफ्यूज ना हो जाए, इतने सारे एक्ट है, हमें करना क्या है। अगर उनका वेजेस से रिलेटेड मैटर्स है तो भैया वेजेस से रिलेटेड मैटर में इन्होंने ये बोल दिया भैया ये ब्रॉड कैटेगरी है, तो इसमें आप ये सारे मैटर्स में से इस एक्ट में किसी में भी जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका डिस्प्यूट वर्किंग आवर्स, कंडीशन, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट को लेकर है, तो आपके पास ये सारे ऑप्शन है। देखो ये पूरी लिस्ट दे रखी है आपकी, तो इनके एक बार वन रीड करना। इक्वालिटी एम्प्लॉयमेंट वुमेन को लेकर ये 2 लॉ है। देन डिप्राइवेड डिसएडवांटेज सेक्शन को लेकर ये सारे पॉइंट्स है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर ये सारे पॉइंट्स है। समझ में आए बच्चों। चलिए नेक्स्ट, तो न्यू लेबर कोड, ऊपर लेजिस्लेशन की बात हो रही थी, यहाँ पे कोड की बात हो रही है। क्यों जरूरत है न्यू लेबर कोड की, आइए ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो सबसे पहला इसीलिए हम स्ट्रीमलाइन कर सके, सारे लेबर लॉ को यूनिफॉर्म कर सके, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कर सके, सबको कंसोलिडेट कर सके। इंट्रोडक्शन जो 4 कोड है, जो ये 4 है, इनको हम रिकमेंड कर सके, इसीलिए ये आया। तो ये बस हमने शॉर्ट में पढ़ा। चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम किसमें, फीचर्स में। फीचर्स ऑफ द न्यू कोड। अब जो न्यू लेबर कोड है ये कुछ नया नहीं बताया उन्होंने, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बहुत सारे एक्ट थे उन्हें कैटेगरी वाइज कोड में बस बाइफरकेट किया। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे ऐसे कितने पॉइंट्स रखे, पूरे के पूरे 11। अब देखो आपकी जो बुक है वो आपको हेडिंग्स नहीं प्रोवाइड करती, अगर हेडिंग्स आपको मिल जाएगी तो बहुत बेटर तरीके से पढ़ पाओगे। सबसे पहले साइज बेस्ड एप्लीकेबिलिटी की बात हो रही है, सिंप्लीफाइड प्रोसेस की बात हो रही है, गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर क्लोजर की बात हो रही है, एड्रेसिंग कंप्लायंसेस challenges की, contract labor, fixed term employment, recognition of the trade union, area where the code fall short, delegation of the rules making authority, gender based discrimination, advisory board composition, finally है punishment। तो देखो ये मैंने बस आपको क्या बता दिया, इनका शॉर्ट फॉर्म बता दिया। अब देखो आपके लिए थोड़ा सा है ना समझ पाना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक्ट का पूरा सम अप कर रखा है 4 कोड में, जैसे कि सबसे पहले वेजेस है तो वेजेस में ये 4 आते हैं, ये जो न्यू लेबर कोड है इसमें बताया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी में देखो ये पूरी लिस्ट दे रखी है, आपके सिलेबस में यही सारे टॉपिक्स है। इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये 3 चीजें हैं, पूरा 100% कवरेज, लेकिन हाँ काफी कुछ उन्होंने कवर कर रखा है। सोशल सिक्योरिटी में ये सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। चलिए नेक्स्ट उन्होंने बोला रिफॉर्म प्रपोज बाय द न्यू लेबर कोड्स। अब यहाँ पे क्या क्या रिफॉर्म्स हुए ये इन्होंने बताया। तो सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी को लेकर इन्होंने साइलेंट फीचर्स दे रखे कि भाई बेनिफिट दिया जाएगा पेंशन स्कीम को लेके, क्रिएशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी फंड थ्रू द स्मॉल कंट्रीब्यूशन, डोर ओपन कर रखे हैं किनके लिए, ईएसआई के लिए, एक्सपेंशन दे रखा है इनका हॉस्पिटल एंड ऑल में भी, डिफाइन मोर एक्सप्रेशन, यहाँ पे और टॉपिक्स है जिसमें अगर कंफ्यूजन है तो भैया उसे एक्सप्लेन कर रखे। इवन इफ द सिंगल वर्कर एंगेज इन हैजार्डस वर्क ही वुड बी गिव, ये बेनिफिट ले सकता है ईएसआईसी का। तो यही पूरी की पूरी लिस्ट है कि हमने नया क्या बनाया। सेम ऐसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ, वर्किंग कंडीशंस को लेके भी इन्होंने साइलेंट फीचर बता के रखा है कि भैया फ्लेक्सिबिलिटी है, अडॉप्ट टेक्नोलॉजी चेंजेस, अप्लाई प्रोविजन ऑफ द कोड ऑल एस्टैब्लिशमेंट, वेरियस प्रोविजन जो दे रखा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ये देखो शॉर्टकट लिखा है इसका, ठीक है। Then anomalies of the interstate migrant workers act को लेकर provision has been made for the employee to provide traveling allowances, providing appointment letters, mandatory free annual health checkup, ये सारे उन्होंने न्यू पॉइंट्स बताए, तो उसको एक बार वन रीड करना। देन वेजेस से रिलेटेड क्या है, साइलेंट फीचर्स बोल रखा है, ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स रिलेटिंग टू वेजेस, इक्वल वेजेस रखना है, लड़का लड़कियों में भेदभाव नहीं करना है। वेजेस सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी की बात हो रही है, गारंटी मिनिमम वेजेस, रिव्यू करना है मिनिमम वेजेस, हर 5 साल बाद बदल जाना चाहिए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं
इस चैप्टर में जो साइलेंट फीचर्स है ये आप डिटेल में एक्ट में भी पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बोलूँ कि वेजेस से रिलेटेड कौन कौन से एक्ट है, अब ये चैप्टर जो चल रहा है ये अर्ली चैप्टर है, ठीक है। आगे चल के आप मिनिमम वेजेस पढ़ोगे, पेमेंट ऑफ वेजेस पढ़ोगे, तो उसमें ऑलरेडी कवर है। तो अगर आपने वो पूरे चैप्टर डिटेल में पढ़ लिए तो ये ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। गारंटी टाइमली पेमेंट वेजेस हो जाना चाहिए, इक्वल रेम्यूनरेशन रखना है मेल फीमेल वर्कर्स का। फर्स्ट टाइम वर्कर अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है तो कंट्री हैव गॉट दिस राइट है। रिमूव रीजनल डिस्पैरिटी इन द मिनिमम वेजेस, फ्लोर वेजेस हैज बीन इंट्रोड्यूस। तो ये सारे सेम पॉइंट्स है जो हम ऑलरेडी एक्ट में भी कवर कर चुके हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन उन्होंने रखा है कि भाई जो वर्कर है इंक्लूड करता है पर्सन इन द सुपरविजन कैटेगरी भी, फिक्स टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय गेट ऑल द बेनिफिट्स लाइक दैट दी परमानेंट वर्कर को जो मिल रहे हैं। रिवाइज करो इंडस्ट्री, ब्रिंग द concentrated casual leave में भी, then provide maximum number of the members in the committee up to जिसमें 10 होने चाहिए। then अटल बीमित, ये अटल बीमित कल्याण व्यक्ति कल्याण योजना, ये एक योजना है जिसमें वर्कर ऑर्गेनाइज सेक्टर हैज लॉस्ट हिज जॉब, जो अपने जॉब खो चुके हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बेनिफिट दिया जाएगा। देन जॉबलेस वर्कर विल गेट द बेनिफिट, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। तो ये सारे पॉइंट्स इन्होंने दे रखे हैं। देन इसके बाद ये सारे पॉइंट्स लिस्ट पढ़ोगे तो फाइनली यहाँ पे ये चैप्टर होता है हमारा एंड। तो अगर मैं इस चैप्टर की पूरी कंक्लूजन की बात करूंगी, ये पूरा चैप्टर आपको बोलता है लेबर कोड जो आया है वो नया आया है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग एक्ट्स है उन सारे एक्ट को कंसोलिडेट करके 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है, दैट्स इट, यही इस पूरे चैप्टर में है। चलिए, नाउ द टॉपिक इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। पूरा का पूरा जो एक्ट है ये एम्प्लॉय के इंश्योरेंस की बात करता है। अब एम्प्लॉय क्या होता है कि कंपनी में काम करता है, ठीक है, उसकी इंश्योरेंस कंपनी करवाती है ताकि कल को कुछ भी एक्सीडेंट हो तो इंश्योरेंस का अमाउंट उन्हें मिल सके। तो इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन देता है, कॉन्ट्रीब्यूशन में दोनों मिलकर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों मिलकर ये कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। तो चलिए, ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन में कवर होता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने देखते हैं कि कहाँ एप्लीकेबल है, किसमें एप्लीकेबल है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है। तो एक्ट की बेसिक बात करें तो ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, 100 सेक्शन है, डिवाइडेड इन 8 चैप्टर्स है, पूरी इंडिया में एप्लीकेबल है, सारी फैक्ट्रीज में लगता है अदर देन सीजनल फैक्ट्री। हम सीजनल फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, गवर्नमेंट चाहे तो जो ये एक्ट है ये किसी भी स्टैब्लिशमेंट पे लगा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को एक काम करना पड़ेगा, पहले 1 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा कि आप ये लगने वाला है, तब जाके उसको अप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज गवर्नमेंट नहीं अप्लाई कर सकती। पहले ये जो लिमिट थी वो 6 महीने पहले नोटिस देने की थी, लेकिन अब 1 महीने पहले नोटिस। गवर्नमेंट चाहे तो एग्जाम कर सकता है किसी भी फैक्ट्री किसी भी स्टैब्लिशमेंट को कि उन्हें फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। चलिए, और जो लास्ट 2 लाइन है वो ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी कंपनी में कुछ और बेटर फैसिलिटीज मिल रही है इंश्योरेंस के रिगार्ड में तो आप बेटर फैसिलिटीज की तरफ जा सकते हैं, फिर आपको ये वाले एक्ट को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पशन की बात करेंगे तो ऑलरेडी एक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है जो इससे पहले भी मैंने मेरी जो वीडियोस उसमें कवर हो चुका है। एम्प्लॉय जो कंपनसेशन एक्ट है इसमें ऑलरेडी आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर जो एस्टैब्लिशमेंट कवर जो ईएसआई में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजन, आपको फिर ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। आप एक बार में एक ही बेनिफिट्स ले सकते हैं, अलग अलग एक्ट में अलग अलग बेनिफिट्स नहीं उठा सकते। चलिए, ऑब्जेक्ट क्या है इस एक्ट को बनाने के पीछे, लॉजिक क्या है, ये पूरे एम्प्लॉयज को बेनिफिट देता है रिगार्डिंग दी सिकनेस, मर्टर्निटी बेनिफिट्स एंड द एम्प्लॉयमेंट में काम करते करते अगर आपको इंजरी हो जाती है तो वो भी कवर करता है। टू मेक द प्रोविजन ऑफ द मैटर रिलेटेड देयर टू, इससे रिलेटेड और भी जो सारी कवर इंश्योरेंस स्कीम को कवर करेगा। इसमें एम्प्लॉय जो भी सिक है डिसेबल है उसे इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, इसे इंश्योरेंस स्कीम में कवर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, जब हम इस एक्ट में पढ़ेंगे तो आपको बार बार ईएसआई कॉर्पोरेशन दिखेगा। ईएसआई कॉर्पोरेशन एक कॉर्पोरेशन है जो इस एक्ट में बनाया गया है ताकि पूरी इंश्योरेंस स्कीम को सुपरवाइज कर सके। चलिए, पूरा इंट्रोडक्शन मैंने कवर कर लिया शॉर्ट में। अब कुछ यहाँ पे डेफिनेशंस कवर कर रखी है। सबसे पहले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, हर एक्ट में सबसे पहले डेफिनेशन हमने यही देखी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब वही सेंटर स्टेट गवर्नमेंट की बात हुई है। कन्फाइनमेंट मतलब क्या होता है, कन्फाइनमेंट से मतलब क्या है कि जो भी लेबर है वर्कर है जो भी काम कर रहा है अगर वो प्रेगनेंसी वाली सिचुएशन में है तो आफ्टर प्रेगनेंसी की 26 वीक की बात हो रही है, तो जो वो चाइल्ड है या फिर मान लो वो जो चाइल्ड या तो अलाइव है या फिर डेड है तो 26 वीक जो चलते हैं उन सब के ड्यूरेशन की बात है, उसे कन्फाइनमेंट का ड्यूरेशन बोलते हैं। देन कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है, जो भी पैसे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर दे रहा है, ठीक है,
और एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस की जो स्कीम के तहत जो वो पे करता है तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय दोनों का होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को दोनों के मिक्स के कॉन्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। चलिए डिपेंडेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में पढ़ते हैं, थोड़ा सा हाईलाइटेड वर्जन में आ जाइए। डिपेंडेंट का मतलब वो सारे रिलेटिव होते हैं जो फॉर एग्जाम्पल एक वर्कर है वो काम कर रहा है, उस वर्कर पे जितने लोग डिपेंड है उन सबके डिपेंडेंसी की बात हो रही है। कौन कौन होता है, अब विडो हो जाती है, देन लेस्टिमेट मतलब लीगल होता है, लीगली, ठीक है, लीगली एडॉप्टेड सन आ जाता है जिसने अभी 25 इयर्स एज अटेन नहीं करी, या फिर अनमैरिड डॉटर की बात हो रही है, लीगली उनका खुद का बच्चा या फिर एडॉप्टेड बच्चा, ठीक है, दोनों में से वो किसी की भी बात करें। देन या फिर विडोड मदर है या फिर होली डिपेंड ऑन दी अर्निंग, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो वर्कर है, जो फैक्ट्री में काम करता है, उस पर पूरे से डिपेंड जो भी है उन सब की बात हो। लेस्टिमेट एडॉप्टेड सन या फिर डॉटर हु हैज अटेन, जिन्होंने 25 साल की उम्र तो अटेन कर लिया लेकिन वो इन्फॉर्म है, इन्फॉर्म मतलब फिजिकली मेंटली नहीं है, एबल, वीक है। इफ इज होली और पार्टली डिपेंडेंट अर्निंग की अगर बात की जाएगी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ विद दैट, अगर वो जो वर्कर है इंश्योरेंस जिसका हो रखा है उसकी डेथ हो जाती है तो वो पेरेंट्स अदर देन विडो मदर जो ऊपर कवर हो चुका है, माइनर इलेस्टिमेट, लेस्टिमेट और इलेस्टिमेट, लेस्टिमेट मतलब लीगली उनका खुद का जो बॉर्न बेबी होगा उसकी बात हो रही है। इलेस्टिमेट मतलब क्या है कि इलीगल तरीके से, इलीगल एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे, नॉट अलाउड बाय द लॉ, इसका मतलब क्या है कि बॉर्न हो गया लेकिन शादी से पहले, शादी नहीं हुई है उससे पहले बच्चा का बॉर्न होता है तो इलेस्टिमेट बोलते हैं, शादी के बाद बच्चा होता है तो उसे लेस्टिमेट बोलते हैं। तो माइनर है, इलेस्टिमेट सन है, ठीक है, देन उसके बाद इलेस्टिमेट डॉटर है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट माइनर ब्रदर है या फिर अनमैरिड सिस्टर है, विडो सिस्टर है इफ अ माइनर, ठीक है, विडोड डॉटर इन लॉ है, माइनर चाइल्ड है, प्री डिसीज सन है, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज डॉटर की बात हो रही है, नो पेरेंट ऑफ द चाइल्ड इज अलाइव, पेरेंटल ग्रैंड पेरेंट्स है इफ नो पेरेंट्स ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन इज अलाइव। तो इन सबको इन्होंने डिपेंडेंसी के मीनिंग में कवर किया। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्प्लॉयमेंट इंजरी। एम्प्लॉयमेंट इंजरी से मतलब क्या है, पर्सन, जो वो पर्सन है जिसको इंजरी हुई है उसको एक्सीडेंट के कारण है, क्योंकि वो कोई काम कर रहा था जिसमें ऑक्यूपेशनल डिसीज हो सकता है इन द कोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, वेदर वो जो एक्सीडेंट अकर हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हुआ है, मतलब कि उसे मालूम था कि भाई जो मैं ये काम कर रहा हूँ उसमें इसको दिक्कत जाएगी विद इन या आउटसाइड इंडिया टेरिटरी की बात हो रही है। चलिए शॉर्ट में पढ़ा। नेक्स्ट ये है एम्प्लॉय की डेफिनेशन। एम्प्लॉय की डेफिनेशन में क्या कवर होगा, एम्प्लॉय मतलब वो पर्सन जो कंपनी के लिए काम कर रहा है जिसके बदले उसे वेजेस मिल रहे हैं। कनेक्शन विद दी वर्क, फैक्ट्री में जो भी काम कर रहा है जिसमें एएसआई एप्लीकेबल है। इंक्लूड करता है पर्सन थ्रू कॉन्ट्रैक्टर भी, इन्होंने बोला अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग करने वाला ट्रेनी, उसे भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन उन्होंने बोल दिया हम उस ट्रेनिंग को नहीं इंक्लूड करेंगे जो अप्रेंटिस एक्ट में कवर होता है। चलिए कौन से एम्प्लॉय कवर होंगे, वो एम्प्लॉय कवर होंगे जिनकी जो सैलरी है पर मंथ की 21,000 है, ठीक है, और इसमें आर्म्ड फोर्स कवर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलेंगे। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय कुछ नहीं, नाम से ही काम समझो, वो एम्प्लॉय जिसको छूट मिल रखी है। नेक्स्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मेन एम्प्लॉयर की बात हो रही है। कभी कभार क्या होता है कोई एक काम फैक्ट्रीज होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम किया जाता है, तो प्रिंसिपल एम्प्लॉय मतलब मेन मालिक की बात हो रही है। प्रिंसिपल एम्प्लॉय किसी फैक्ट्री की बात करेंगे तो वो ओनर ऑक्यूपायर हो सकता है, मैनेजिंग एजेंट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मैनेजर हो सकता है। स्टैब्लिशमेंट जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो उसमें जिसको भी ऑथराइजेशन दे रखे हैं या फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अगर नो अथॉरिटी है। अदर स्टैब्लिशमेंट उन्होंने बोल दिया जो भी सुपरवाइज कंट्रोल कर रहा है वो सब प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा। चलिए फैमिली से मतलब क्या है, फैमिली में स्पाउस आ जाता है, माइनर एस्टिमेट, एस्टिमेट मैंने बताया था लीगली मतलब शादी के बाद, ठीक है, या फिर अडॉप्टेड चाइल्ड, चाइल्ड होली जो डिपेंड करता है ऑन अर्निंग ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जो कैसे डिपेंड करता है एजुकेशन को लेकर हो गया, ही इज अटेन द एज ऑफ द 21 इयर्स, ठीक है, अनमैरिड डॉटर हो गया, या फिर चाइल्ड हु इज इनफर्म, इनफर्म मतलब मैं आपको बता चुकी इससे पहले डिपेंडेंट की जो डेफिनेशन है थी मेंटली और फिजिकली जो स्ट्रांग नहीं है, वीक है। डिपेंडेंट पेरेंट्स हो गए, ठीक है, नॉट एक्सीड द इनकम जो भी प्रिस्क्राइब सीजन कर रखी, इन केस ऑफ इंश्योर्ड पर्सन इज अनमैरिड तो उसके पेरेंट्स आर नॉट अलाइव, तो माइनर ब्रदर सिस्टर ये सब भी कवर हो जाएंगे। चलिए फैक्ट्री की डेफिनेशन की बात करेंगे। फैक्ट्री में क्या कवर होगा, फैक्ट्री मींस एनी प्रीमाइसेस या फिर मतलब क्या है आसपास का एरिया, ठीक है, जिसमें 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं पिछले 12 साल में देखा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करें, बट डज नॉट इंक्लूड, माइन को इंक्लूड नहीं करेंगे, रेलवे रनिंग शेड को इंक्लूड नहीं करेंगे। एक केस था, लैंडमार्क केस था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट का, जिसमें बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यूनिट को फैक्ट्री ट्रीट किया गया एज पर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। नेक्स्ट इमीडिएट एम्प्लॉयर, ऊपर हमने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर मेन मालिक, इमीडिएट जस्ट उसके नीचे काम करने वाले जो सुपरविजन ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के अंडर होता है। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जिसमें इंश्योरेंस करवाया जाता है, इंश्योर्ड पर्सन जिसका इंश्योरेंस हो रहा है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट मतलब इन्होंने बोल दिया देखो
पार्शियल मतलब कि आधा आप डिसेबल, मतलब आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो पूरे से खत्म नहीं हो, थोड़ी सी रिड्यूस हो गई, थोड़ी सी कम हो गई है। इन्होंने कहा शेड्यूल जो आपका एक्ट का जो सेकंड शेड्यूल उसके पार्ट 2 में हमने स्पेसिफाई कर रखा है कि किसी किसी हम पार्शियल डिसेबलमेंट बोलेंगे। टोटल मतलब कि फुल्ली तरीके से अब आप इनकेपेबल हो काम करने के लिए, ये भी लिस्ट पार्ट 1 में दे रखी है, पार्ट 2 में पार्शियल की दे रखी है, पार्ट 2 में फुल्ली। सीजनल फैक्ट्री ऊपर हमने पढ़ा था, फैक्ट्रीज एक्ट सॉरी हमने पढ़ा था ये इंश्योरेंस सेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट किस में लगता है, सब में लगता है, लेकिन सीजनल फैक्टर को छोड़कर, सीजनल से मतलब क्या, एक्सक्लूसिवली जो काम कर रहे हैं, कॉटन गिगिंग का, देन जूट प्रेसिंग का, देन डेकोरेशन ग्राउंडनट्स का, मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, इंडिगो, लाख, ठीक है, लाख हो गया, रबर हो गया, शुगर, इन सबका जो काम कर रहे हैं वो सारे के सारे काम जिसमें 7 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगता है। पैकिंग हो गया, ब्लेंडिंग हो गया, रिपैकिंग टी कॉफी का, या फिर एनी अदर मैन्युफैक्चरिंग जो सीजी। चलिए, सिकनेस मतलब क्या है, जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, आपको छुट्टी मारना पड़ रहा है। टेम्परेरी डिसेबलिटी मतलब कि अभी थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी आप काम नहीं कर पा रहे हो। वेजेस की डेफिनेशन करेंगे। चलिए, तो वेजेस की डेफिनेशन में क्या क्या आएगा, ऑल द रेम्युनरेशन जो कैश में दिया जा रहा है इंक्लूड करता है इन सारे सिचुएशन में, लीव, लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक हो गया, इनमें जो पैसे दिए जा रहे हैं ये भी वेजेस में आ जाएगा। जो भी एडिशनल रेम्युनरेशन दिया जा रहा है लेकिन 2 महीने तक का, उससे ज्यादा नहीं। क्या इंक्लूड नहीं होगा, पेंशन प्रोविडेंट फंड इंक्लूड नहीं होगा, ट्रैवलिंग अलाउंस नहीं, रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस नहीं, ग्रेच्युटी नहीं, तो ये सब कवर नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा फैक्ट्री को, एवरी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट जो इसमें कवर हो रहा है रजिस्ट्रेशन कराओ। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कंपलसरी, ऑल द एम्प्लॉयज इन द फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसमें एप्लीकेबल है, पे कंट्रीब्यूशन, और जो पूरा पैसा ये इंश्योरेंस फंड में जाएगा। एनी डिस्प्यूट होगा तो वो एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोर्ट देखेगा, ठीक है। चलिए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है ये देखती है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन स्टैंडिंग कमिटी एंड मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, ये 2 लोग देखते हैं, नीचे चल के हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये जो स्टैब्लिशमेंट है, जो ये इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना के रखा है ताकि स्कीम को अच्छी तरीके से एडमिनिस्टर कर सके। अब जो ये कॉर्पोरेशन है, ऊपर हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे एक ईएसआई कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि स्कीम को सही तरीके से, स्मूथ तरीके से चलाया जा सके। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें लोगों को अपॉइंट कर रखा है, चेयरमैन की पोजीशन दे रखी है, वाइस चेयरमैन और अदर पर्सन भी जो रिप्रेजेंट करते हैं इंटरेस्ट एम्प्लॉय स्टेट यूनियन टेरिटरी सबका। 3 मेंबर्स इसमें रहते हैं ऑफ द पार्लियामेंट, और डायरेक्टर जनरल के भी एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। चलिए, क्या पावर ड्यूटीज है इस कॉर्पोरेशन की, ये हेल्थ, वेलफेयर, रिहेबिलिटेशन, रीएम्प्लॉयमेंट, डिसेबल, इंजर्ड, ये सारे केसेस देखता है। एक्वायर एंड होल्ड द प्रॉपर्टी, सेल, कैन इन्वेस्ट, री इन्वेस्ट, लोन रेज कर सकता है, देन कॉन्स्टिट्यूट बेनिफिट टू स्टाफ, ये सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने का काम करता है। अपॉइंट करता है रीजनल बोर्ड, कॉर्पोरेशन में चाहे तो अपॉइंट कर सकता है रीजनल बोर्ड, अगर उसे लगता है केस बहुत ज्यादा है, लोकल कमिटीज भी बना सकता है रीजनल लोकल बेनिफिट्स के लिए। काउंसिल डेलीगेट करता है पावर फंक्शन में। अब कॉर्पोरेशन के 2 विंग है, 2 बड़े विंग मतलब 2 पंख है जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं। 2 पंखे में हमने पढ़ा था, एक कमेटी बना के रखी है स्टैंडिंग कमेटी, और दूसरा मेडिकल बेनिफिट काउंसिल। स्टैंडिंग जो कमेटी है ये क्या करती है, ये एक्ट करती है एक्सक्लूसिवली बॉडी जो पूरा का पूरा कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट पोर्शन देखती है। मेडिकल बेनिफिट काउंसिल की अगर मैं बात करूं तो इनकी ड्यूटीज है, इनकी क्या ड्यूटीज है कि भैया स्टैंडिंग कमेटी को एडवाइस करे, पावर ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन देखे, उनके पास पावर है ड्यूटीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो भी प्रिस्क्राइब है, अदर ड्यूटीज ये सारे काम भी वो करती है। चलिए, यहाँ पे अब उन्होंने बोल दिया एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का एक फंड होता है, इस फंड में पैसा जाता है दोनों कॉन्ट्रीब्यूशन का। तो पहले सारे कंट्रीब्यूशन का सारा पैसा इसमें इकट्ठा किया जाएगा में ग्रांट, ठीक है, इसमें सारे पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ डोनेशन देती है तो वो यहाँ पर जाएगा। अब बैंक अकाउंट इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फंड के नाम पे जाएगा, ओपन किया जाएगा आरबीआई के पास या एनी अदर बैंक के पास भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, सच अकाउंट ऑपरेटेड बाय द ऑफिसर ऑथराइज, जो स्टैंडिंग कमेटी ने ऑथराइजेशन जिसको दे रखी है वो ऑफिसर इसका पूरा पैसे का लेन देन देखेगा। अब जो ये फंड है, पर्पस फॉर विच फंड में बी एक्सपेंडेड, ठीक है। अब इस फंड में रखा पैसा किस किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, फॉर द बेनिफिट ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल बेनिफिट एक्सटेंड टू दी सारी फैमिलीज, पेमेंट ऑफ द फीस अलाउंस, जो भी मेंबर कॉर्पोरेशन को, स्टैंडिंग कमेटी, मेडिकल बेनिफिट काउंसिल, रीजनल बोर्ड, लोकल कमेटी, इन सबको देना तो खर्चा इसी से निकाल जाएगा। पेमेंट करनी पड़ेगी सैलरी, लीव ज्वाइनिंग, टाइम अलाउंस, ट्रेवलिंग, देन कंपनसेटरी अलाउंस, ये सारी चीजें ऑफिसर सर्वेंट को लेकर, स्टैब्लिशमेंट मेंटेनेंस, पूरा हॉस्पिटल डिस्पेंसरी, इन सब का पूरा खर्चा। इन शॉर्ट इस रखे फंड को यूज किया जाएगा फॉर दी वर्कर बेनिफिट्स। अब देखो ये पूरी लिस्ट दे रखी है कि डिफरे किया जाएगा, पूरा खर्चा जो भी है ऑडिट का देखा जाएगा। डिफरे द कॉस्ट, पेमेंट ऑफ एनी सम, एनी पेमेंट ऑफ सम, डिग्री ऑर्डर, खर्चा अगर होता है तो जितने भी खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर, ये सब पूरे कवर किए जाएंगे, पे ऑफ किए जाएंगे फ्रॉम दिस फंड, ठीक है। चलिए, कंट्रीब्यूशन की बात की जाएगी, सीजी ने जो भी प्रिस्क्राइब कर रखा है उस हिसाब से देना है।
प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो रहता है उसे पहले क्या करना है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों के बिहाफ में देना है, फिर एम्प्लॉय से वो पैसे रिकवर कर लेगा। नेक्स्ट, रिकवरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द इमीडिएट एम्प्लॉयर। अब होता क्या है, मेन प्रिंसिपल होता है, फिर इमीडिएट होता है, फिर एम्प्लॉय होता है। अगर ये काम इमीडिएट एम्प्लॉयर का था लेकिन अभी प्रिंसिपल ने कर दिया तो प्रिंसिपल इमीडिएट एम्प्लॉयर से भी है ना एंटाइटल है टू रिकवर। चलिए, मेथड ऑफ पेमेंट कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में क्या क्या मेथड है, उन्होंने कहा मैनर और टाइम पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन हो सकता है, पेमेंट कंट्रीब्यूशन एडेंसिव या फिर स्टैम्प फिक्स से हो सकता है, एविडेंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन पेड टू रिसीव बाय द कॉर्पोरेशन, एंट्री इन या बुक या कार्ड के अकॉर्डिंग इशू कर सकते हैं, सेल, कस्टडी, प्रोडक्शन, इंस्पेक्शन, ये सारी चीजें। फाइनली उन्होंने बोला कि भैया क्या बेनिफिट है इस एक्ट में। बेनिफिट नंबर 1, सिकनेस बेनिफिट मिलता है, मेटर्निटी बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, डिपेंडेंट बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, फ्यूनरल एक्सपेंसेस का। तो कुछ नहीं, ये सारे पॉइंट्स को बस एक प्रॉपर मैंने हेडिंग दे दी है फॉर द मेमोरी, ठीक है, मेमोराइज ज्यादा हो जाता है कंपेरिजन। जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू बेनिफिट, इन्होंने बोल दिया ये राइट टू रिसीव बेनिफिट है, नॉट ट्रांसफर, किसी और को नहीं दे सकते भैया, जो बंदा काम कर रहा है उसके है ये सब। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कोड, अगर यहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये कौन हैंडल करेगा, इंश्योरेंस कोड। तो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट के थ्रू बना के रखा है कौन सा एम्प्लॉय इंश्योरेंस कोड है जो कंसिस्ट करेगा, जिसमें नंबर ऑफ जजेस होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट बोलेगा। इसमें कौन बनता है, जुडिशियल ऑफिसर जो लीगल प्रैक्टिस है पिछले 5 साल से है, क्वालिफाइड है टू बी जज के लिए, वो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है सेम कोर्ट, वो चाहे तो लोकल एरियाज में एक ही कोर्ट से काम चला सकती है, बहुत सारे कोर्ट से अगर केसेस बहुत ज्यादा है तो एक लोकल एरिया में बहुत सारे कोर्ट्स बना सकते हैं। फिर फाइनली यहाँ पर खत्म होता है और एग्जामिनेशन में हम लास्ट पढ़ते हैं कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टैब्लिशमेंट को मना कर सकती है और किसी भी पर्सन को बोल सकती है कि आप पे या एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे पूरा चैप्टर होता है ओवर। चलिए, अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड्स एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट। एक्ट के अगर नाम आप देखोगे तो ये प्रोविडेंट फंड की बात करता है। क्या ये बस प्रोविडेंट फंड की बात करते हैं, नहीं, बाजू में लिखा है मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट भी है, मतलब यहाँ पे 3 स्कीम कवर होंगे, ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड तो कवर होता ही है, इंश्योरेंस स्कीम भी कवर होती है और पेंशन भी यहाँ पे कवर होता है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करें। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में जितनी भी जनरल बातें हैं उन्होंने साफ साफ बोल दिया ये 3 स्कीम कवर हो रही है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम कवर हो रही है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम कवर हो रही है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम कवर हो रही है। तो ये 3 स्कीम कवर होती है। तो जो ये पूरा एक्ट है, इस एक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसका पूरा नाम है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, साथ में मिसलेनियस होल ऑफ द इंडिया, लेकिन एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर अलग है। 22 सेक्शंस है, इसमें अगर शेड्यूल बोलेंगे तो ये 4 शेड्यूल है। 4 शेड्यूल में पहले इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग बात करें, यहाँ पे स्कीम कौन सी स्कीम, हमारी प्रोविडेंट फंड की स्कीम, पेंशन स्कीम और डिपॉजिट, वही 3 स्कीम की बात हो रही है। चलिए, एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे, ये एक्ट लगता है एवरी स्टैब्लिशमेंट जो कि फैक्ट्री है जो कि शेड्यूल में गिवन है स्पेसिफाइड, जिसमें 20 से ज्यादा लोग काम करें। अदर स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे तो 20 से ज्यादा लोग या फिर स्पेसिफाई दी सीधी। एक बार कंटिन्यू हो गया तो 20 से कम भी लिमिट कम होती है तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है, एक्ट एप्लीकेबल होगा। ये जो लाइन है ये ऑलमोस्ट सारे एक्ट में कवर है। चलिए, 3 स्कीम आप पढ़ चुके हैं, तो आपका इंट्रोडक्शन पोर्शन कवर हो गया है, एप्लीकेशन कवर हो गया है, नॉन एप्लीकेशन वाला भी कवर हो गया उसी के साथ साथ। चलिए, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में सबसे पहले जो आपको डेफिनेशन दिख रही है दैट वाज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में वही किसी भी डेफिनेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो आप बच्चों प्लीज पढ़ना। बेसिक वेजेस की बात करेंगे तो यहाँ पे वेजेस में सारे के सारे अमेंडमेंट्स कवर होते हैं, ठीक, लेकिन इसमें क्या कवर नहीं होता है, आज जो भी कैश के फॉर्म में देते हैं नहीं कवर होता है वो है कैश, जो फूड कंसेशन के फॉर्म में मिल रहा है, डीएनएस अलाउंस मिल रहा है आपको, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन, एनी सिमिलर अलाउंसेस सब कवर नहीं होते। और कुछ भी प्रेजेंट गिफ्ट अगर एम्प्लॉय ने दिया वो भी कवर नहीं। कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों जो कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो कि कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल बाय द यूनियन जो कि डिक्लेयर कर रखा है सीजी ने। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय से मतलब क्या है, मालिक, ठीक है। चलिए, एम्प्लॉय की डेफिनेशन अगर शॉर्ट में कवर करेंगे, एम्प्लॉय को पहले कवर करेंगे। यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों की, एम्प्लॉय की अगर मैं बात करूँ तो एम्प्लॉय में कौन होता है, फैक्ट्री का ओनर, ऑक्यूपायर, सब कवर हो जाएंगे। अब साथ में उन्होंने क्या बोल दिया, एजेंट भी कवर हो जाएगा। अगर डेथ हो गई है ओनर की तो भैया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कवर हो जाएगा। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो जिसको भी अथॉरिटी दे रखे। चलिए, एम्प्लॉय की डेफिनेशन कवर करेंगे तो शॉर्ट में देखते हैं। एम्प्लॉय मतलब क्या, वो पर्सन जो कि काम कर रहा है फॉर द वेजेस इन एनी काइंड ऑफ वर्क कनेक्शन विद एस्टेब्लिशमेंट, और उसको बदले में क्या मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं। इंक्लूड पर्सन जो खुद से काम कर रहा है और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर कवर हो रहा है, ट्रेनिंग भी कवर होगा, लेकिन उस ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे जो अप्रेंटिस एक्ट में कवर्ड है और जो स्टैंडिंग ऑर्डर में कवर्ड है। अब एम्प्लॉय की डेफिनेशन में कुछ एक्सक्लूड होता है, कौन एक्सक्लूड होते हैं,
जो विड्रॉ कर रहे हैं फुल अमाउंट ऑफ हिज एक्यूमुलेशन इन द फंड वो, या फिर जिसका एक्सीड हो रहा है 15,000 है ना, 15,000 पर मंथ की बात हो रही है, अप्रेंटिस भी कवर नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ हमने एम्प्लॉय का इंक्लूजन एक्सक्लूजन सब कवर कर लिया। एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय मतलब जिससे छूट मिल रखी है, एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट मतलब जिस एस्टेब्लिशमेंट को छूट दे रखी है, फैक्ट्री जो भी डिफाइन कर रखा है कि प्रोमाइसेस और उसके आसपास का एरिया सब। फंड यहाँ पे प्रोविडेंट फंड से मतलब है। इंडस्ट्री जो भी स्पेसिफाइड शेड्यूल वन में। इंश्योरेंस फंड जो भी डिपॉजिट लेके इंश्योरेंस फंड की बात हो रही है। इंश्योरेंस स्कीम वही डिपॉजिट लेके इंश्योरेंस स्कीम, वो जो तीसरी वाली स्कीम है। 3 स्कीम कवर है। पहला क्या, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, देन पेंशन स्कीम, फिर इंश्योरेंस डिपॉजिट लिंक। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात है, मेकिंग, ऑल्टर, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ये सब, ब्रेकिंग अप, डिमोलिशिंग, अदरवाइज ट्रीटिंग द अडेप्टेशन ऑफ न्यू आर्टिकल और सब्सटेंस, ये सब किसमें कवर होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मेंबर जो मेंबर ऑफ द फंड है। ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री मतलब वही मालिक। पेंशन फंड जो भी एम्प्लॉय, पेंशन फंड स्कीम एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है, पेंशन स्कीम उस स्कीम की बात हो रही है, स्कीम। देन सुपर एनुएशन मतलब उस एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं हु इज द मेंबर ऑफ द पेंशन स्कीम और जिसकी एज अटेंड हो गई है 58 ईयर्स, ये। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 3 स्कीम का डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले हमने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी वगैरह, फिर हमने पढ़ा बीच का डेफिनेशन। अब हम आते हैं 3 स्कीम। इन 3 स्कीम को फटाफट शॉर्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहली स्कीम हमारी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है, तो चलिए शॉर्ट में पढ़ेंगे। जो ये स्कीम है ये है मेन स्कीम, जिसमें बोथ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मिल के कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। होता क्या है, एक तरफ मालिक है, मालिक अपना कुछ एक पैसा देगा और एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ काट के दे देगा। दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इकट्ठा कर कर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड में रखा जाएगा और बाद में 60 की जब उनकी एज हो जाएगी वो उसको दे देगा। मान लो इस बीच किसी ने अपना ऑफिस स्विच कर लिया, तो हाँ जॉब स्विच कर ली, तो ये स्विच दूसरे अगर आप फैक्ट्री या किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ज्वाइन करते हैं तो वो वहां पे ट्रांसफर होता जाता है। चलिए, एम्प्लॉय डिडक्ट करेगा कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का, उसकी सैलरी से ले लेगा और अपना मिलाकर साथ में दे देगा, चालान या फिर बैंक अप्रूव बैंक के थ्रू जो मोड दे रहे हैं। तो एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन प्रोविडेंट फंड, पहले पहले जो ये सैलरी थी 6,500 की थी, इन्होंने बोला कि वो एम्प्लॉय जो कि 15,000 से ऊपर कमाता है वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, एम्प्लॉय कौन कवर नहीं होता 15,000 से ऊपर, देखो मैं वो भी, लेकिन अगर वो चाहता है प्रोविडेंट फंड में वो भी आ सकता है, लेकिन उसे परमिशन लेनी पड़ेगी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर की। इफ अग्री होता है तो फिर एम्प्लॉयर भी अगर अग्री होता है तो दोनों मिलकर ये काम करवा सकते हैं। वापस जिसकी 15,000 से कम है वो इधर आ जाएगा, जिसकी 15,000 से ऊपर है वो यहाँ नहीं आएगा, लेकिन वो परमिशन ले ले एक बार कमिश्नर की और साथ में एम्प्लॉयर, दोनों की हाँ होगी तब जाकर वो इस स्कीम का फायदा उठा सकता है, अदरवाइज नहीं। हाउएवर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, प्रोविडेंट कॉन्ट्रीब्यूशन होगा वो सैलरी के हिसाब से दिया जाता है। एम्प्लॉय अगर सीज हो जाता है, उसकी स्कीम सीज हो जाएगी कब, जब वो 60 एज को कवर करेगा। कंट्रीब्यूशन कितना देना पड़ेगा, 10%, दोनों का बराबर का होता है, एम्प्लॉय भी 10% देगा और एम्प्लॉय भी 10%। लेकिन एम्प्लॉय चाहे तो अपने 10% को 11, 12, 13, 14 कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉय 10% का 10% देगा, क्योंकि वो वॉलंटियर खुद से बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने यही सारी बातें लिखी है। चलिए, यहाँ पे ये स्कीम खत्म होती है। नेक्स्ट स्कीम आती है हमारी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। पेंशन स्कीम में होता क्या है कि यहाँ पे आपको पेंशन मिलेगी जब आपका रिटायरमेंट हो जाएगा, 60 साल के बाद का आपको ये पेंशन मिलेगी। सीन ये है, एप्लीकेबल सारे सब्सक्राइबर जो भी प्रोविडेंट फंड की स्कीम में है वो भी, मतलब जो जिस फैक्ट्री में अगर प्रोविडेंट फंड लग रहा है तो बाकी 2 स्कीम भी लगेंगी। चलिए, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है, अलग से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ता, डाइवर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, 8% कौन सा, प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन, उसका जो 8% है वो पेंशन में डाल दिया जाता है, 2% जो होता है वो प्रोविडेंट फंड में डाला जाता है। मतलब पूरा का पूरा 10% नहीं दिया जाता है। एम्प्लॉइज में कोई अलग से कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। एम्प्लॉय डू नॉट मेक एनी कंट्रीब्यूशन, मेंबर विल गेट पेंशन, सुपरएनुएशन, रिटायरमेंट, डिसेबलमेंट जो भी होगा तब ये मिल जाएगा। हु विल गेट पेंशन, इन्होंने कहा कि भैया फैमिली पेंशन होता है, इनको भी मिल जाएगा, विडोर को मिल जाएगा, इन एडिशन टू चिल्ड्रन को मिल जाएगा, लेकिन वो बच्चा जिसकी उम्र अभी 25 साल तक की है। अगर अनमैरिड वाला केस है, जो वो इंश्योर्ड पर्सन है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो पेंशन उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। पेंशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मेंबर पेंशन, पेंशन सैलरी जितनी होती है, पेंशनेबल सर्विस जितनी उसने कर रखी है उसमें 2 साल ऐड करो, डिवाइडेड बाय 70 करो, तब जाकर पेंशनेबल सर्विस की जो एवरेज होता है वो लास्ट 12 मंथ्स के हिसाब से निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पेंशन स्कीम हमारी ओवर होती है। फिर अब हम आते हैं एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है, प्रोविडेंट फंड हो चुका है, इंश्योरेंस स्कीम हो चुकी है, सॉरी पेंशन स्कीम हो चुकी है, अब मैं इंश्योरेंस स्कीम की बात कर रही हूँ। अब अगर इंश्योरेंस स्कीम की बात करेंगे तो इसका मेन पर्पस है लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट देना, ऑलरेडी कवर्ड है टू एम्प्लॉइज ऑलरेडी कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। जो पेंशन और प्रोविडेंट फंड में कवर है वो तीसरी इसमें होगा। जो बंदे में अगर प्रोविडेंट फंड लगेगा तो उसे पेंशन भी लगेगा और देन इंश्योरेंस भी लगेगा।
कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर हैज टू पे, एम्प्लॉयर को इतना पे करना पड़ेगा, कितना 0.5, जितना भी टोटल वेजेस का 0.5 निकालो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस भी अलग से निकालो, मतलब उसको टोटल 0.6% देना पड़ेगा, ठीक है। एम्प्लॉय इसमें कुछ भी पे नहीं देगा, जो देगा वो एम्प्लॉयर बस देगा। चलिए नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ क्लेम इफ एम्प्लॉइज डाई, अगर उसकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इसकी नॉमिनी उसकी फैमिली को मिलेगा, कितना मिलेगा, एवरेज बैलेंस मिलेगा, जो भी प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो मिल जाएगा डिजीज एम्प्लॉय का ड्यूरिंग द लास्ट 12 मंथ्स के हिसाब से, वो भी सारी चीजें मिल जाएगी। देन जो आपका प्रोविडेंट फंड ड्यूज है कैन नॉट बी अटैच, अटैच से मतलब यहाँ पर जप्ती से है, सीजिंग से है, इन्होंने साफ साफ बोल रखा है। कभी कभी क्या होता है, एम्प्लॉय पे केस चल रहा होता है, अब एम्प्लॉय में केस चल रहा होता है तो एम्प्लॉय को डैमेजेस पे करने पड़ते हैं, कंपनसेशन पे करना पड़ता है, तो इसके लिए हम उसकी कभी भी प्रोविडेंट फंड में रखा पैसा सीज नहीं कर सकते, जब्त नहीं कर सकते। सेक्शन 10 ने साफ साफ मना कर रखा है कि प्रोविडेंट फंड ड्यूज अगर कुछ भी बचे एम्प्लॉयज के, नॉट लायबल टू अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब जब्ती नहीं करोगे। अगर डिग्री ऑर्डर कोर्ट किसी का भी आता है तो वो ये वाले ऑर्डर कभी भी नहीं है। डेट लायबिलिटी इनकर्ड बाय द मेंबर ऑफ द प्रोविडेंट फंड, साफ साफ उन्होंने बोल दिया भाई ये पैसा तो उसको मिलना चाहिए। देन यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखी है, एम्प्लॉय से मतलब क्या है, किसी इंश्योरेंस स्कीम की बात हो रही है। एम्प्लॉय से मतलब पार्ट टाइम वाला भी आ जाएगा, स्वीपर भी आ जाएगा, जो घर कितने वर्किंग 2 या थ्राइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 या 3 बार काम करता है वो भी, नाइट वॉचमैन भी आ जाएगा, देन गार्डनर भी आ जाएगा जो महीने में 10 दिन भी काम कर रहा है, रेलवे एम्प्लॉय कॉर्पोरेशन, ये सब कवर हो जाएगी। कैजुअल वर्कर को एक्सक्लूड करके रखा है साफ साफ, पर्सन जो एम्प्लॉयड है नॉर्मल कोर्स में कंसीडर एज द पर्सन एम्प्लॉय फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट, हेंस कैजुअल वर्कर इज नॉट इंक्लूड फॉर दिस पर्पस। यहाँ पे हमारा पूरा देखो, अब अगर तुम अपने मॉड्यूल में देखोगे तो ये मैंने शॉर्ट में आपका कवर करवा दिया। सबसे पहले हमने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम की पूरी डिटेलिंग पढ़ी, देन ये डिटेलिंग खत्म होती है, देन क्या पढ़ा हमने, पेंशन स्कीम पढ़ी, देन पेंशन स्कीम पढ़ने के बाद हमने ये सारी सारी पेंशन स्कीम थी, ठीक है। देन फाइनली हमने यहाँ पर ये रहा डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, तो यहाँ पे पूरा चैप्टर हमने शॉर्ट में कवर कर लिया।